स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे ईथरों के केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। पिछली बार हम लोगों ने देखा था ईथरों का बनाने की विधि और उनके भौतिक गुण के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो कौन सा रिएक्शन किस प्रकार से होगा ईथर पर, ये किस पे निर्भर करेगा, ईथर के स्ट्रक्चर पे या फिर ईथर की संरचना पे। तो जो ईथर है उसका सामान्य सूत्र होता है ROR। इसके बारे में देखे हैं तो ROR ये है एक ईथर। ईथर का जो ऑक्सीजन है उस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये फर्स्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी जो रासायनिक क्रिया है एल्किल समूहों पर तथा ऑक्सीजन परमाणुओं पर निर्भर करती है। तो इसका जो भी केमिकल गुण रहेगा, जो भी केमिकल रिएक्शन रहेगा, वो किस पे निर्भर करेगा। फर्स्ट निर्भर करेगा ऑक्सीजन परमाणु पे और दूसरा किस पे निर्भर करेगा, इससे जुड़े हुए R पे। इसी कारण से ये निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि ना तो एल्किल समूह और न ही इसमें का ऑक्सीजन परमाणु क्रियाशील होता है। माने कि इसमें का एल्किल ग्रुप भी क्रियाशील नहीं रहता है ज़्यादा और ऑक्सीजन भी ज़्यादातर क्रियाशील नहीं रहता है, इसलिए ये निष्क्रिय प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। फिर भी अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें के RO या फिर OR को अलग अलग देखेंगे तो इसमें का RO बंध या फिर OR जो बंध है वह दुर्बल प्रकृति का रहता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा कुछ न कुछ रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, माने कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, माने कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। तो ये ईथर क्या करेगा, धन आवेश वाले H+ आयन को, H+ में धन आवेश रहता है और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है माने कि ऋण आवेश है, तो H+ को अपनी ओर ग्रहण करके प्रोटॉन ग्राही का गुण प्रदर्शित करता है और कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शंस शो करेगा। और पहला देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसका रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बंध का ब्रेकअप होगा, टूटेगा। तो इसमें का कार्बन, इसमें का ऑक्सीजन, तो इसमें का कार्बन और इसमें का ऑक्सीजन वाला ये वाला जो बंध है वो टूट करके यहाँ से नया प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रकार की केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट इसमें आता है हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन या फिर HI से रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं एक ईथर है, ये डाईएथिल ईथर या फिर इसका IUPAC नाम में इसको एथॉक्सी एथेन भी कहा जाता है। इसको जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे HI के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, C2H5 और O के बीच का ये वाला बंध टूटेगा और यहाँ का H O के साथ जुड़ करके एक ठो एल्कोहल का निर्माण कर देगा। क्योंकि ये वाला बंध टूट गया ना यहाँ से, तो इसमें का हाइड्रोजन इस O के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, C2H5OH एल्कोहल बनेगा और C2H5 इस I के साथ जुड़ करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा और यहाँ पे एथिल और आयोडीन है तो ये बनाएगा एथिल आयोडाइड। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को घुमा फिरा के कितनी बार लिखेगा देखना ना। ये है 2 ठो एथेन है, माने कि 2 ठो एथिल ग्रुप है और ऑक्सीजन है। इसमें क्या किया है, एक ठो प्रोपिल और एक ठो मेथिल ग्रुप और ऑक्सीजन ले लिया है, बाकी सेम प्रोसेस किया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो छोटा वाला है एथिल ग्रुप, छोटा वाला जो एल्किल ग्रुप रहेगा उसके साथ आयोडीन जुड़ता है और बड़े वाले एल्किल ग्रुप के साथ एल्कोहल बनता है। यहाँ पे भी देखो ये 2 ठो है तो यहाँ पे भी उल्टा हो गया है। तो इसमें किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ H जुड़ सकता है और किसी भी एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के साथ H जुड़ेगा और किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ I जुड़ेगा। तो इसी एग्जाम्पल को अदल बदल के यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम लोग देखते हैं कि HI की अधिकता में, यहाँ पे जब HI बहुत ज़्यादा अणु ले लेंगे, यहाँ पे देखो एक अणु लिए थे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 ठो अणु लिए हैं, ज़्यादा अधिकता में लिए हैं HI को, तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और 2 अणु आयोडाइड के बनेंगे। माने कि 2 ठो जब यहाँ HI ले लेते हैं तो इसमें का 2 ठो हाइड्रोजन और इसमें का ऑक्सीजन H2O बन के बाहर निकल जाता है और ये एल्किल और ये एल्किल और इसमें का 2 ठो आयोडीन केवल एल्किल आयोडाइड के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे उसी को फिर से बताया है
यहाँ पे R ग्रुप को चेंज किया है, यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप है, यहाँ पे एथिल ग्रुप है, और दो ठो इसको भी लिया है तो एक प्रोपिल आयोडाइड बनेगा, एक एथिल आयोडाइड, और इसमें का दो ठो वाटर, एक ठो वाटर का अणु, इसमें के दो ठो हाइड्रोजन और इसमें के ऑक्सीजन के मिलने से बाहर निकलेगा। इस प्रकार से जो चक्रीय प्रकार का ईथर है जिसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहा जाता है, इस साइकिल का जो नेम है वो देखो, इसमें 1 2 3 4 ठो कोना है, तो 4 कोने का मतलब इसमें 4 ठो कार्बन है, इसलिए टेट्रा इसको बोला है, 4 कार्बन है तो, और बीच में ऑक्सीजन है तो फ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसका नाम है। इसी को भी सेम इसी कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे तो इसमें का जो 4 ठो कार्बन था, चारों रिंग वाला जो कार्बन है ओपन होकर के लंबी श्रृंखला वाला 4 कार्बन बनाएगा, और यहाँ का बंध टूटेगा तो यहाँ पे एक ठो आयोडीन जुड़ेगा और यहाँ पे एक ठो आयोडीन जुड़ेगा, तो इसमें का 2 ठो आयोडीन दोनों सिरे पे जुड़ गया और ये वाला लंबा हो गया है, और ये ऑक्सीजन इस 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना दिया है। तो इस प्रकार से इसमें भी HI के साथ रिएक्शन होता है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन इसका, तो इसमें आता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जो ईथर है वह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2O के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से एल्कोहल का निर्माण होता है। यह है ईथर ROR प्लस H2O, तनु H2SO4 की उपस्थिति में ट्रीट करेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ से R O और इसका O, तो 2 ठो R 2 ठो O और 2 ठो S, तो 2 ठो एल्कोहल यहाँ से बन गया। इसी प्रकार R के जगह में यहाँ एथिल ग्रुप लिया है, फिर सेम रिएक्शन कराया है। R के जगह में कुछ भी ले लेकर के यहाँ पे रिएक्शन करा सकते हो, क्योंकि R को चेंज करना है, कभी एथिल लेना है तो कभी मेथिल लेना है तो कभी प्रोपिल लेना है, तो जिस एल्किल को यहाँ पे लोगे उसी का एल्कोहल यहाँ पे बनेगा। आगे देखते हैं कि ये जो एल्कोहल है यहाँ इसमें बोला गया है, ये पहला रिएक्शन हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि जब प्रेशर की उपस्थिति में इसी अभिक्रिया को कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ईथर है और ये है H2SO4, ये इस प्रकार से टूट जाएगा और एक अणु हम लोग को एल्कोहल मिलेगा, और दूसरा जो एथिल ग्रुप है वह HSO4 की उपस्थिति में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करेगा। यह एल्किल, यह हाइड्रोजन, यह सल्फेट, तो इसका निर्माण करेगा इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, माने कि दाब की उपस्थिति में। ठीक है, तो 2 प्रकार से रिएक्शन होगा। अगला देखते हैं कि जब द्वितीयक या तृतीयक समूह उपस्थित होगा। यह है ईथर। ईथर में क्या होता था, ये दोनों प्राइमरी ईथर थे, अब इसमें क्या किया है सेकेंडरी या फिर टर्सरी ईथर अगर उपस्थित रहेगा तो किस प्रकार से रिएक्शन होगा उसको बताया है। यहाँ पे ईथर के R में, एक R में सेकेंडरी वाला R है, क्योंकि ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो 2 अन्य कार्बन से अटैच है, माने कि 2 डिग्री कार्बन हुआ, और सेकेंडरी कार्बन हुआ तो सेकेंडरी कार्बन वाला एक एल्किल ग्रुप है प्लस एक 1 डिग्री कार्बन वाला एल्किल है, बीच में ईथर है। इसको जब H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा बोला है, इसमें का CH3, इसमें का O यहाँ से टूटेगा, यहाँ से बंद, और O के साथ ये H जुड़ के मेथिल एल्कोहल बना लिया, और इसमें का HSO4 यहाँ पे जाकर के डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। इसके बाद इसमें आगे रिएक्शन होगा बोल रहा है कि यहाँ का जो H2SO4 है ये पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा माइनस H2SO4 होके, और यहाँ पे जो C है और इसमें का CH3 है ये सभी रीअरेंज होकर के यहाँ पे प्रोपिन का निर्माण करेंगे। माने यहाँ पे केवल C था तो इसमें का एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा तो CH हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस प्रकार से प्रोपिन यहाँ से बन जाता है। आगे दिया गया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन, तो जो ईथर है इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो PCl5 है, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि 5 क्लोरीन है तो पेंटाक्लोराइड। तो इसी पेंटाक्लोराइड को 3 भागों में तोड़ा है, एक क्लोरीन बाहर, दूसरा क्लोरीन बाहर और 3 क्लोरीन को P के साथ में रखा है। तो जो PCl3 वाला है ये ईथर के ऑक्सीजन से जुड़ता है और इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ेगा, इसके साथ एक क्लोरीन, तो यहाँ से POCl3 बन जाएगा और 2 ठो ये वाला एल्किल हैलाइड और ये वाला एल्किल हैलाइड बनता है। अगला रिएक्शन है ईथर का एसिटिलीकरण।
तो एसिटिल क्लोराइड किसको बोलते हैं? देखो एथिल क्लोराइड जैसे रहता है ना, वैसे जब COCl ग्रुप किसी भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो उसको एसिटिल क्लोराइड कहा जाता है। यहाँ पे मेथिल ग्रुप है तो इसको मेथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो CH3COCl ग्रुप COCl एसिटिल क्लोराइड कहलाता है। तो इसमें यह है एसिटिल क्लोराइड, यह है ईथर, इनका सब जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा, इसमें का O और इसमें का CO मिल करके COO का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से COO ग्रुप जिसमें रहेगा और दोनों सिरे पे एल्किल ग्रुप रहेगा उसको एसीटेट ग्रुप कहा जाता है। तो इसमें एथिल ग्रुप के साथ COO जुड़ा है तो ये एथिल एसीटेट कहलाएगा और एक बनेगा एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से इसमें एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ईथर में देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो पर ऑक्साइड का बनना, अब ये सेकंड टाइप का रिएक्शन इसमें आ गए हम लोग, जिसमें क्या होगा, एल्किल समूह में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो जो एल्किल समूह है उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और इसमें का प्रोडक्ट बनेगा। तो जो ऑक्सीजन, पहले देखते हैं पर ऑक्साइड का बनना। तो पर ऑक्साइड में 2 ठो ऑक्सीजन ग्रुप पाया जाता है तो उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो जो ओजोन है उसके द्वारा पर ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो पहले देख लेते हैं कि ओजोन किस प्रकार से टूटता है। तो O3 ओजोन है, ये टूटेगा O2+ O के रूप में। तो O जो है ये नवजात ऑक्सीजन कहलाता है और ये जो ऑक्सीजन बना हुआ है इसी ऑक्सीजन को, ये देखो ये एक ईथर है, ये C2H5 है, फैला के लिखा है, ये भी C2H5 है, फैला के लिखा है, बीच में O है। तो ये डाईएथिल ईथर है। इसको इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो 2 ठो हाइड्रोजन था ना, ये CH2 था ना, इसमें क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे है और ये जो दोनों ऑक्सीजन है दूसरे हाइड्रोजन के बीच में आकर के जुड़ गया है। तो 2 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन इसमें है, लेकिन दूसरे हाइड्रोजन के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस ईथर से पहले कार्बन पे जुड़ा है तो 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड होगा। और इस प्रकार से 2 ऑक्सीजन जिसमें जुड़ जाता है वो पर ऑक्साइड कहलाता है। तो यहाँ पे इधर से अगर नोमेनक्लेचर करेंगे 1 to 1 2, इसमें इसका नाम होगा 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड। 1-एथॉक्सी का मतलब है कि इस पूरे को अगर हम लोग देखेंगे तो CH3CHO इतना ग्रुप क्या कहलाएगा, एथॉक्सी ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों एथिल है और ऑक्सीजन है। तो एथिल प्लस ऑक्सीजन तो एथॉक्सी 1 पोजीशन पे है, O से पहले पोजीशन पे, और जो हाइड्रो का मतलब है ये हाइड्रो और 2 ठो ऑक्सीजन है तो पर और ऑक्साइड। ठीक, इस प्रकार से इसका नामकरण होता है। उसके बाद अगला रिएक्शन इसका देखते हैं, हैलोजनीकरण रिएक्शन। तो इसको भी 2 प्रकार से करते हैं। पहले अंधेरे कमरे में करेंगे ईथर का हैलोजनीकरण, माने कि क्लोरीन कोई सा भी हैलोजन से जब रिएक्शन कराते हैं तो वह कहलाता है हैलोजनीकरण। तो यह है ईथर, इसको जब हैलोजन से, माने कि क्लोरीन भी एक हैलोजन है, इससे रिएक्शन कराएंगे तो अंधेरे कमरे में मोनोक्लोरो ईथर का निर्माण होगा। माने कि इसमें का एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन जुड़ेगा तो मोनोक्लोरो ईथर बना। फिर इसको आगे रिएक्शन कराते हैं तो दूसरे जो R है, बचा हुआ R है, इसमें का एक हाइड्रोजन हट के एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो ये बाइक्लोरो या डाइक्लोरो ईथर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस रिएक्शन को प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं या सनलाइट में कराते हैं, पहला अंधेरा में कराए थे, दूसरा सनलाइट में कराते हैं, तो बहुत सारा हैलोजन का अणु वहाँ पे लेना पड़ता है। और ईथर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ईथर में जितना भी हाइड्रोजन परमाणु रहता है वो सभी हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और सब की जगह में हैलोजन आकर के जुड़ जाता है। तो C2H5 था, उसकी जगह पे C2Cl5 हो गया और इधर भी वही हुआ और पर क्लोरो डाईएथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया हैलोजनीकरण। अब तीसरा हम लोग रिएक्शन देखते हैं
एरोमेटिक ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो एरोमेटिक ईथर रहता है उसमें देखेंगे तो एरोमेटिक ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये बेंजीन रिंग और एक आर के बीच में ओ ग्रुप रहेगा। तो बेंजीन रिंग है AR या फिर एरिल ग्रुप बोलते हैं या फिर फेनिल ग्रुप भी बोलते हैं, और एक रहता है R और O, इसी को हम लोग C6H5 भी बोल सकते हैं, और O और R। तो ये है एरोमेटिक ईथर। इसमें देखते हैं तो पहला जो रिएक्शन है वो है नाइट्रीकरण रिएक्शन। तो जैसे हम लोग देखे थे, किसमें देखे थे, फिनॉल में देखे थे ना नाइट्रीकरण, और फिनाल में OH रहता था। तो इसमें क्या है, ये ईथर है तो यहाँ पे H के जगह में कोई सा भी R ग्रुप रहेगा। तो ये है फेनिल ग्रुप प्लस O और एक R है। इसमें भी जब नाइट्रीकरण होता है तो जैसे फिनॉल में हुआ था सेम वैसी नाइट्रीकरण होगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होगा तो या तो इस आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, और ये सब जो था वो सेम रहेगा। तो आर्थो नाइट्रो और इसका नाम है एनिसाल, तो आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो तो आर्थो नाइट्रो एनिसाल या फिर पैरा नाइट्रो एनिसाल बनेगा। दूसरा देखते हैं हम लोग हैलोजनीकरण। तो जैसे किसमें हैलोजनीकरण देखे थे, फिनॉल में, सेम वैसी हैलोजनीकरण इसमें भी मिलेगा। तो यह है एक एरोमेटिक ईथर, क्योंकि R O और फेनिल ग्रुप माने कि AR, तो ArOR या ROR ये भी है ईथर। इसको जब ब्रोमीन की उपस्थिति में और एसिटिक अम्ल में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन जो था बाहर निकल जाता है और ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये क्या बनेगा, आर्थो ब्रोमो एनिसाल, या फिर इस पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और वहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ेगा तो ये बनेगा पैरा ब्रोमो एनिसाल। ठीक है, अब अगला आते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो जैसे फिनॉल में देखे थे ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसी प्रकार इसमें भी आएगा। ये एरोमेटिक ईथर है तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है 2 टाइप का रहता है। पहला है एसिटिलीकरण रिएक्शन और दूसरा है एल्किलीकरण रिएक्शन। तो जो एसिटिलीकरण रिएक्शन है उसमें एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होता है एरोमेटिक फिनॉल या फिर ईथर का। तो यहाँ पे ईथर पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक ईथर का एसिटिल क्लोराइड जिसमें COCl रहेगा, इसके साथ रिएक्शन होगा तो आर्थो पोजीशन पे COCH3 ग्रुप जुड़ेगा तो ये आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं जो एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में क्या होता है, एल्किल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और एसिटिलीकरण में CH3COCl की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो यहाँ का जो CH3 ग्रुप है आर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, तो यहाँ पे आर्थो पे जुड़ा तो इसको आर्थो मेथिल एनिसाल भी बोल सकते हैं, या फिर नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2, तो ये हो जाएगा 2 एथिल 2 मेथिल एनिसाल। इसको 1 करेंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो 4 मेथिल एनिसाल। इसको सुधार लेना, एरिसाल है वो क्या हो जाएगा एनिसाल, इसको सुधार लेना एनिसाल। इस प्रकार से यह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन ईथर। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। अब देखते हैं ईथरों के उपयोग या फिर यूज ऑफ ईथर्स। तो कार्बनिक यौगिक ईथर में विलय रहते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए ये एक अच्छे विलायक का काम करते हैं। इनका क्वथनांक कम होने के कारण इनको प्रशीतक के रूप में या फिर कूलिंग एजेंट के रूप में काम में लाया जाता है। स्थानीय निश्चेतक के रूप में माने एथेन या आइसोफ्यूरेन का उपयोग बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एक अगला है, निष्क्रिय होने के कारण कई अभिक्रियाओं में माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो निश्चेतक के रूप में उपयोग किया था एथेन और आइसोफ्यूरेन, यह है एथेन और आइसोफ्यूरेन का स्ट्रक्चर है। यह है आइसोफ्यूरेन और ये है एथेन। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं निष्क्रिय होने के कारण कई क्रियाओं के माध्यम के रूप में भी ईथर का उपयोग किया जाता है। पावर अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिनाइल ईथर स्वादिष्ट बनाने में तथा सुगंध के लिए उपयोग किया जाता है।
और बहुत सारे कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, जैसे आइसोड्यूगेनाल। इनका उपयोग इन सब में करते हैं, स्वादिष्ट बनाने के लिए किसी चीज़ को या फिर सुगंध उत्पन्न करने के लिए। यह एंथाल, यह है वेनिलीन और ये है ड्यूगेनाल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा इतना सारा ग्रुप है ये आर का काम करेगा, और ये है ओ, और ये मेथिल ग्रुप एक आर, तो आर ओ आर, ये एक ईथर है। इसमें देखते हैं तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये एक आर का काम करेगा, ये ओ है और ये वाला एक आर, तो आर ओ आर, ये भी एक ईथर है। इसी प्रकार ये सब भी एक ईथर हैं जिनका कई सारा उपयोग किया जाता है स्वादिष्ट और सुगंध लाने के लिए। तो यहाँ पे ईथर वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हो कभी भी। और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में, जिसमें दिया हुआ है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक, इससे आगे का नेक्स्ट चैप्टर को अगली क्लास में पढ़ेंगे।